हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट लेके आए हैं जो हमारे द हिंदू में आया था। दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडस रिवर के लिए। ठीक है, यानी कि एक इंडस कॉनंड्रम के बारे में बात की गई है कि इंडस रिवर एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ऐसा है कि ये एक वो रिवर है जो हमारे लिए लाइफलाइन भी है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, और ये एक फॉल्ट लाइन भी है। यानी कि ये रिवर इज़ द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये सिर्फ हमारे GS2 यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स ही नहीं, इनफैक्ट ये GS1 जो जियो फिजिकल फिनोमेना एंड इनफैक्ट GS3 दैट इज़ एनवायरमेंटल फिनोमेना, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरी आज की इस वीडियो में हम हर चीज़ देखेंगे फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द इंडस रिवर सिस्टम के लिए कि इसका एक बेसिन क्या कवर करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंडस रिवर ट्रीटी। उसको जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। नाउ व्हाट, कि अब उससे क्या हो सकता है, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले पहले देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम रेलेवेंस इसके अंदर क्या है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 1, दैट इज़ ज्योग्राफी से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और रिवर बेसिन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज़ इंडियन इंडस बेसिन। इसी के साथ ये जियोपॉलिटिकल एंड जियोफिजिकल फीचर्स का पार्ट रहता है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे साउथ एशियन रिवर्स रिसोर्सेज को। देन GS2 में देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के लिए, एंड दे आर सर्टन इवॉल्विंग चैलेंजेस। एंड देन इज द वाटर डिप्लोमेसी जो इंडिया का पार्ट है। एंड लास्ट इज द GS3 दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, कि जो रिवर मैनेजमेंट है उसकी एक ट्रांस बाउंड्री हमें इस तरीके से बनानी है जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन हिमालयन रिवर्स एंड ऑल्सो वाटर सिक्योरिटी के लिए। तो ये तो चलो हमारा एग्जाम रिलेवेंस है कि हमें इंडस रिवर्स को ये तीनों सिनेरियो से पढ़ना है, नॉट जस्ट वन सिनेरियो बट ऑल द 3 सिनेरियो से हमें ये चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाई रिवर्स आर मोर देन जस्ट वाटर, कि रिवर सिर्फ एक सिर्फ पानी नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक इकोलॉजिकल आर्टरीज है हमारे लिए। ये हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेन करती है, सेटलमेंट्स लेके आती है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स आते हैं और ट्रेड को पॉसिबल बनाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होता है उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उतना ज़्यादा व्यापार होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। रिवर्स एक वो सिस्टम है जो एक कल्चरल सिंबल पोर्ट्रे करते हैं। ना कल्चरल सिंबल इन द सेंस कि रिवर का हम पूजा करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम रिवर से डरते भी है और हम रिवर से लड़ते भी है, राइट। तो हम हर चीज करते हैं रिवर से। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल सिंबल है, राइट, कि रिवर का जो पानी है इज नॉट जस्ट पानी, ये एक काफी बड़ा फिनोमेना रहता है हमारे लिए, राइट। इसी के साथ हमने जब हिस्ट्री का एग्जाम्पल्स लेते हैं तो रिवर जो है ये हम लोगों को यूनाइट भी करता है एज एन एजेंट ऑफ यूनिटी, एंड ये हमें एक ट्रिगर भी करता है कॉन्फ्लिक्ट को। वेरेज हम इंडस की बात करें तो इंडस इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्स है क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ लाइफ है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना के लिए, बट ये ऑल्सो अ सोर्स ऑफ टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सवाल ये बनता है कि ये सारे सिनेरियो जो रिवर का है, बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ये सारे सिनेरियो क्लाइमेट चेंज में कहाँ खड़े रहते हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपका कल्चर नहीं देखता, वो आपकी बाउंड्री नहीं देखता, वो आपकी पॉलिटिक्स नहीं देखता, वो आपकी ज्योग्राफी भी नहीं देखता। क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ क्लाइमेट को चेंज करने पे ध्यान देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडस है वो सिर्फ एक वाटर शेयरिंग इशू नहीं रहा है। अब जो सवाल आ गया है वो है सर्वाइवल पे, कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये सवाल यहाँ पे उठता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस। ठीक है, तो शुरू करते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले इंडस के बेसिन के बारे में समझेंगे कि उसकी ज्योग्राफी क्या है और उसकी हाइड्रोलॉजी क्या है। सो इट स्टार्ट विद इट्स ओरिजिन, कि ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत रीजन में, जो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा फ्लो करता है टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड फिर वो जब ड्रेन करता है तो वो अरेबियन सी में जाता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू कि माउंट कैलाश से होता है तिब्बत रीजन में, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा ये ट्रैवल करता है और ये ड्रेन करता है अरेबियन सी में बिफोर पासिंग थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है,
इसकी ट्रिब्यूटरीज देखा जाए तो दो में डिवाइडेड है, पहला है ईस्टर्न रिवर्स और दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स। अगर ईस्टर्न रिवर्स में हम देखें तो यहाँ पे है रवि, बीएस, सतलज, ये लार्जली इंडिया से यूज किया जाता है, वेरेस इंडस, झेलम, चेनब ये पाकिस्तान में फ्लो होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप की रिवर है यहाँ पे, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। वैसे इसका एक कैचमेंट एरिया देखे तो ये 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट, यानी कि ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, इंडिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट अफगानिस्तान में भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है। ठीक है, इसका फ्लो पैटर्न देखे तो जो 80% ऑफ एनुअल फ्लो है ये समर के समय पे होता है, दैट इज जब स्नो मेल्ट हो जाती है अप्रैल से सितंबर में, प्लस मानसून भी आ जाता है, तो या दोनों चीज़ हो जाती है, मानसून भी आता है और ग्लेशियर भी मेल्ट होता आता है। विंटर में ओनली 16% होता है। तो डिपेंडेंसी अगर देखा जाए तो 80% ऑफ पाकिस्तान का जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड सोर्स ऑफ लाइफ है ये, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, इफ नॉट फॉर इंडिया। ओके, इंडिया भी इस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। फिर जो नेक्स्ट आ जाती है दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ओके, ये साइन की गई थी 1960 में, जिसमें एक ब्रोकर था, दैट इज एक मीडिएटर था, दैट वाज वर्ल्ड बैंक। अब इसके अंदर बताया गया था कि जो इंडिया है वो अपर रिपेरियन रीजन में है, पाकिस्तान जो है वो है लोअर रिपेरियन रीजन में। अब दोनों का मैं आप लोग को डिफरेंस अगर बताऊं तो अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन इन द सेंस कि इंडिया अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में थोड़ा ऊपर है और पाकिस्तान थोड़ा नीचे है। तो तिब्बत यहाँ पे है, तो यहाँ से पानी ओरिजिनेट होता है इंडिया और फिर वो जाता है पाकिस्तान में। तो ये जो रीजन है इंडिया का, दिस इज अपर रिपेरियन, और ये जो रीजन है पाकिस्तान का, दिस इज लोअर रिपेरियन। तो इंडिया में जो इंडस है वो अपर रिपेरियन रीजन पे आ जाती है, पाकिस्तान में जब इंडस होती है तो वो लोअर रिपेरियन रीजन में आती है, और फिर आता है अरेबियन सी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया अपर रिपेरियन रीजन में है और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन रीजन में है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी के चलते जो एलोकेशन हुआ है रिवर्स का, वो ये है कि जो ईस्टर्न रिवर्स है, लाइक रिवर रावी, बीएस, सतलज, ये इंडिया के लिए रखा गया है। ठीक है, वेरे जो वेस्टर्न रिवर्स है वो इंडस, झेलम और चेनब, दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया की अगर राइट देखा जाए तो इंडिया का राइट जो है वो लिमिटेड है वेस्टर्न रिवर्स यानी कि रवि, बीएस और सतलज के लिए फॉर नॉन कंजम्पटिव नीड्स, यानी कि इंडिया उसको हाइड्रो पावर के लिए और नेविगेशन के लिए यूज कर सकता है, यानी कि हम पानी यूज कर सकते हैं, बहता पानी यूज कर सकते हैं, हम वो पानी का बहाव नहीं बदल सकते कि हमने एक नई कैनल बना दी तो वो पानी का बहाव ही बदल दिया। तो अगर वो बहाव बदल दोगे तो पाकिस्तान के पास कम पानी पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो इरिगेशन है वो इंडस वाटर से ही चल रहा है, तो हम वो पूरा नहीं रख सकते, राइट। एक ह्यूमन कंडीशन की अगर देखी बात करी जाए तो हम उसको नॉन कंजम्पटिव नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं। कंजम्पटिव नीड यानी क्या हो गई कि आपने एक डैम ही बना दिया, आपने एक कैनल बना दी, आपने पानी का बहाव ही बदल दिया, ओके, इरिगेशन हो गया और एक्सेट्रा रह गया। ओके, फिर पाकिस्तान की अगर राइट बात करें तो ये एक्सक्लूसिव यूज कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स का फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। आई मीन फिर तो पाकिस्तान में अगर पानी चला ही गया है फिर तो वापस वो इंडिया में वापस नहीं आ सकता ना, मतलब लोअर रिपेरियन से अपर रिपेरियन पे नहीं आ सकता। फिर जो पाकिस्तान जो करना है करे, वो यूज़ करना है यूज़ करे, नहीं यूज़ करना नहीं करे, अरेबियन सी में बहा देना है वहाँ बहा दो, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इंडस वाटर ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने वॉर सर्वाइव कर ली है, क्रॉस बॉर्डर टेंशंस जो है वो सर्वाइव किया है और टेरर अटैक्स भी सर्वाइव करा है। तो ये एक बहुत ही रेयर सिंबल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे हमने कॉपरेशन किया है पूरे साउथ एशिया में इस बात को लेके। लेकिन अभी जो इशू हो रहा है दैट इज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट हो रहा है, तो ये सारे टेस्ट कर रहा है इसके रेजिलियंस को कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूज़ में आया था 2025 में, जब अप्रैल में, आप लोग को याद होगा, जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था आफ्टर दी पहलगाम अटैक। जब पहलगाम मासकर हुआ था तब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, कहा कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये सस्पेंड किया था, दैट मीन्स कि इंडिया ने क्या किया था कि ये जो सुलीस है, सुलीस यानी कि गेट्स, ये जो हमने एक तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए रखे हैं, बैगलीहर और सलाल, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है, तो इसके गेट्स हमने बंद कर दिए थे। हालांकि ये बंद किए थे हमने May 4 को,
और हमने खोल दिए थे मई 8 को, यानी कि सिर्फ हमने 4 दिनों के लिए बंद किया था। एंड खोलने का रीज़न भी ये था कि बारिश बहुत हो गई थी, तो पानी खोलना ही पड़ता वरना वो टूट जाता। ओके, तो जो चेनब है, चेनब का जो डाउनस्ट्रीम फ्लो है उसको हमने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो चेनब ऑलमोस्ट जब पाकिस्तान के पास पहुंच रही थी तो वो ऑलमोस्ट सूखी हो गई थी, मतलब उसमें पानी ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि जो रिवर लेवल है वो ड्रास्टिकली गिर गया था। ओके, पाकिस्तान में लोग उसमें वॉक कर सकते थे। ये पहला इंटरप्शन था ट्रीटी का सिंस इस कॉपरेशन 1960, यानी कि जो 1960 में ट्रीटी बनी थी उसके बाद में फर्स्ट टाइम इस तरीके का सस्पेंशन हुआ था, यानी कि इस तरीके का इंटरप्शन किया गया है हमारी ट्रीटी में। तो ये सिंबलिज्म है कि जो रिवर है वो एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, यानी कि चेनब को हमने एक पॉलिटिकल वेपन जैसे बना दिया कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम पानी रोक देंगे। तो वो एक ये है, राइट। तो डिप्लोमेटिकल फॉल आउट यही हुआ है कि पाकिस्तान को टर्म किया गया है जो वायलेशन करता है इंटरनेशनल लॉ का। इंडिया ने फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया, प्रोवोकेशंस हुए और एक्सेट्रा। ठीक है, हालांकि ये सस्पेंशन तो अब रुक चुका है, बट स्टिल ये न्यूज़ में रहता है। तो दैट वाज स्टिल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। अब हम आ जाते हैं, ये तो GS2 का हो गया, अब हम आ जाते हैं GS3, दैट इज इकोलॉजिकल लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिवर्स है उनको एज ए लिविंग बीइंग कंसिडर किया जाता है। रिवर्स आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग। ओके, तो अगर आप कोई भी लिविंग बीइंग यानी कि रिवर के फ्लो, जो एक नेचुरल फ्लो बना हुआ है, ठीक है, एक नेचुरल फ्लो बहुत सालों से चल रहा है वो बना हुआ है, तो अगर आप उसके अंदर डैम्स ला दोगे, उसमें डाइवर्जन ला दोगे, उसके अंदर गेट्स बना दोगे, तो वो रिवर का फ्लो को इंटरप्ट करेगा। ठीक है, रिवर के फ्लो को इंटरप्ट करेगा। तो जब रिवर का फ्लो इंटरप्ट होगा तो वो रिवर की इकोलॉजी में चेंजेस आने लग जाएंगे। एंड रिमेंबर, जब भी हमारी लाइफ में भी एक सडन चेंज आएगा तो वो पेनफुल रहेगा। एक स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज आएगा वो हम एडेप्टिव होता है, बट सडन चेंज को हमें एडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट दे आर चांसेस कि वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। सो सेम चीज हो जाती है कि जब आप एक रिवर का डाइवर्जन कर देते हो, उसका फ्लो इंटरप्ट कर देते हो, तो जो डेल्टा रीजन है वो इरोड होने लग जाता है, वो चेंज होने लग जाता है, सेडिमेंट का फ्लो चेंज होने लग जाता है। तो जो कोस्टल एरिया, यानी कि जब ये अरेबियन सी से मिलता है तो वहां पे वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। इसी के साथ जब डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि जब गेट लगा दिए, चार दिनों के लिए जब गेट लगा दिए, जब डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो गया तो वेटलैंड्स कम हो गए, जो फिश की हैबिटेट्स है वो कम हो गए, ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होना था वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब रिवर का डाइवर्जन करते हो तो वो सेल्फ क्लिंज की अपनी एबिलिटी लूज कर देता है। ठीक है, वो अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। सो दीज आर द मेजर रीजन जो हम कह सकते हैं। एक कोट आप अपने एग्जाम में जरूर लिख सकते हो, द रिवर दैट वंस ब्रेथेड ऑन इट्स ओन नाउ इन हिज ऑन कमांड, कि जो पहले खुद से सांस लिया करती थी अब वो कमांड लेगा ह्यूमंस का कि मैं कहाँ पे मेरा फ्लो रखूँ, कहाँ पे डाइवर्ट होना है, कहाँ पे नहीं होना है। तो इस तरीके से ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, सो दैट वाज फ्रॉम द इकोलॉजिकल सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो पूछना होगा ना यूपीएससी को, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर सारे डायमेंशन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब जो बचा है वो इकोलॉजिकल ही बचाया गया है, क्योंकि जब एक रिवर की बात की जाती है ना तो उसको दो तरीके से हम समझते हैं। तो जो पहला जो मेन तरीके से हम समझते हैं दैट इज हाइड्रो पॉलिटिक्स, कि हम हाइड्रो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ये हमारा डोमिनेट करता है कि हाइड्रो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रीटीज वगैरह बनाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम हमारा सिक्योरिटी कंसर्न रेस करते हैं। ठीक है, बट देयर इज अनदर डायमेंशन जो इसके काफी नीचे दब चुका है, जो एक्चुअल होना चाहिए था बट वो दब चुका है, दैट इज हाइड्रो इकोलॉजी। अब हाइड्रो इकोलॉजी हमें याद दिलाता है कि जो रिवर्स है वो सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वो एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। राइट, ये एक लिविंग बीइंग के जैसे हमें इसको ट्रीट करना है। ठीक है, अगर आप इसका केयर नहीं करोगे तो ये आपका केयर नहीं करेगी। तो हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रिवर का बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि फ्लड्स कम ज़्यादा आ जा रहे हैं, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो जा रहा है, इराटिक फ्लोज आ जा रहे हैं, मॉनसून में चेंजेस आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि जो रिवर का बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। तो बट हमारा फोकस क्या है, हम वाटर डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
तो हम एलोकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, बट हमें ध्यान शिफ्ट करना है फ्रॉम एलोकेशन टू रिस्टोरेशन, कि हमें रिवर के कोर्स को रिस्टोर करना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दी रिवर इकोलॉजी, रिवर को एज ए लिविंग बीइंग हमें कंसिडर करना है। तो जो फ्यूचर है इंडस का, वो उसके पानी में नहीं है, वो है कि हु सस्टेन्स इट्स कोर्स, कि उसका कोर्स कौन सस्टेन कर रहा है। सो दैट इज द रिवर। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ पीस इज इकोलॉजिकल। तो हमें अब जो लेना चाहिए, दैट इज इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको पीस रखना चाहिए कि यस, दिस इंडस रिवर को है हमें इकोलॉजिकल सेंस भी देना चाहिए, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक सेंस। ओके, बट दैट इज फार अवे दैट फील्ड। बट अगर वे फॉरवर्ड में हम देखा जाए, तो वी हैव टू मॉडर्नाइज द इंडस वाटर ट्रीटी। इसके अंदर हमें क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड करना है, ग्लेशियल मेल्ट को, डेटा शेयरिंग क्लॉजेस को, राइट। हमें एक जॉइंट हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेट कमीशन बनाना चाहिए। फिर हमें बेसिन लेवल कोऑपरेशन करना है, ठीक है। वी हैव टू मूव बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान बायलैटरलिज्म, कि इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरलिज्म से ज़्यादा हमें बियॉन्ड जाना है, कि हमें बेसिन वाइड मैनेजमेंट पे लेके आना है, ठीक है। हमें अडेप्ट करना है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम इकोलॉजी, एनर्जी और एग्रीकल्चर तीनों पे फोकस करें, क्योंकि तीनों हमारी नीड है। इकोलॉजी इज द प्राइम नीड, ठीक है, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन हमें बना के चलना है, राइट। तो इस तरीके का कॉपरेशन करना है। थर्ड जो वे फॉरवर्ड है, दैट इज इंश्योर इकोलॉजिकल फ्लोज, कि हमें मैंडेट करना है मिनिमम फ्लो स्टैंडर्ड का, कि मिनिमम फ्लो इतना तो रहना ही चाहिए। अब गेट हर कभी इतना बंद ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, डेल्टा सिस्टम्स को रिस्टोर करना है, एंड इनफैक्ट जो फ्लड शॉक्स है उन्हें हमें एब्जॉर्ब भी करना है। द लास्ट इज वी हैव टू बिल्ड द रिजिलियंस, कि जो भी साइंस एंड साइंस और कम्युनिटीज बन रही है, हमें उसके थ्रू रिजिलियंस बनाने की जरूरत है। वी हैव टू एक्सपांड ग्लेशियल रिसर्च बनाना है, फोरकास्ट सिस्टम बनाना है, हमें कम्युनिटी बेस्ड वाटर स्टीवर्डशिप बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये सारे वे फॉरवर्ड है जो आप ज़रूर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। जो पुराने वे फॉरवर्ड है वो तो पुराने हो गए, जो यूज़ हो चुके हैं, अप्लाई भी हो चुके हैं। नाउ हमें एक इकोलॉजिकल सेंस अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Okay, then this is it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.